वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्राइम पे रिलीज हुई सुडल वेब सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैंने 2022 में ही उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली फुर्सत में आप पहले पार्ट को देखिए क्योंकि कहानी थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है और इसी तरह से कैरेक्टर्स के बीच कनेक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस सीरीज के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स सीरीज बहुत ही लंबी है, 8 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 40 मिनट्स के ऊपर ही है। बीच बीच में थोड़ा लैगिंग लगा मुझे, वो तो होता ही है, लेकिन हर एक एपिसोड के एंडिंग में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। नाइस, मस्ट वॉचेबल जरूर है। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही नंदिनी को दिखाया जाता है जो फिलहाल जेल में होती है और उसी तरह नंदिनी का केस कोर्ट में चलते रहता है। पीपी जज साहब से यही कहते रहता है कि नंदिनी के पास एसआई चक्रवर्ती की गन कैसे आई। अगर नंदिनी ने सेल्फ डिफेंस में गुणा को मारा होता तो चक्रवर्ती के गन से क्यों मारती। नंदिनी ने प्लानिंग करके चक्रवर्ती की गन को चुराकर गुणा को मारा। जज साहब, इट्स ए क्लीन केस ऑफ रिवेंज मर्डर। मैं चाहता हूँ कि नंदिनी को 14 साल की सजा मिले। अब नंदिनी का केस चलप्पा नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर लड़ते रहता है। ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज साहब को कुछ बातें बताने लगता है कि नंदिनी ने जो भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया। इसकी वजह क्या है ये हम सारे लोग जानते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। 10 साल के बाद उस लड़की को एक मौका मिला अपना डिफेंस करने के लिए, इसलिए नंदिनी ने प्लान करके उसको मार दिया। तो ये भी एक डिफेंस के नीचे आता है जज साहब। असली विक्टिम तो नंदिनी है, इंसाफ तो इसे मिलना चाहिए। जज साहब, मैं यही चाहता हूँ कि नंदिनी को बाइज्जत बरी कर दे। खैर, दोनों साइड के हियरिंग सुनने के बाद जज दोबारा नंदिनी के केस को कुछ दिनों के बाद पोस्टपोन करता है। अब बेचारी नंदिनी हार मान चुकी होती है। चल्लप्पा से यही कहने लगती है कि सर आप जितना भी लड़ लो मुझे सजा मिलनी ही है, मैंने एक हत्या की है। चल्लप्पा यही कहने लगता है कि देखो नंदिनी, केस लड़ना हमारा काम है और वैसे भी मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है, तुम बेफिक्र रहो। अब इसी कोर्ट में एसआई चक्री का भी केस चलते रहता है। मतलब चक्री ने अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से अपनी गन खो दी, मिस कर दी, तो उसका केस भी यही लड़ते रहता है। अब इसी झंझट की वजह से चक्री कुछ दिनों की लीव ले रखी होती है, मतलब ये सस्पेंड नहीं हुआ होता, बस नंदिनी और अपने केस में फंसा रहता है। और एक्चुअली आज चक्री ने डिसाइड कर लिया था कि नंदिनी बाइज्जत बरी होगी, अपने साथ स्वीट्स भी लाता है, लेकिन अफसोस केस दोबारा पोस्टपोन होता है। चक्री भी नंदिनी को हौसला दिलाते रहता है, बस नंदिनी अब 2 या 3 दिन जजमेंट तुम्हारे हक में ही आएगा। खैर, उसके बाद चक्री चल्लप्पा के साथ उसके गाँव पर जाने लगता है। चल्लप्पा और कोई नहीं, चक्री के फादर का फ्रेंड होता है। चक्री के फादर मरने के बाद चल्लप्पा ने ही चक्री की केयरिंग की, इसीलिए चक्री चल्लप्पा को अपना फादर मानते रहता है। कुछ दिनों के बाद चल्लप्पा के गांव में एक जबरदस्त फेस्टिवल होने वाला होता है। चल्लप्पा की बीवी मालती ने चक्री को भी आने के लिए कहा, इसलिए चक्री चल्लप्पा के गाँव पर जाने लगता है। चल्लप्पा का एक खास ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है दामू। ये भी इनके फैमिली का एक मेंबर जैसा ही होता है। खैर, रात होने के बाद ये सारे लोग उस गांव के फेस्टिवल पर जाने लगते हैं। फेस्टिवल पर आने के बाद चल्लप्पा ही पहली पूजा स्टार्ट करता है, मतलब फेस्टिवल की शुरुआत करता है। थोड़ी देर के बाद पब्लिक में कुछ लोग एक दूसरे में झगड़ा करते रहते हैं। अब इनके झगड़े को रोकने के लिए चल्लप्पा भी वहाँ पर जाने लगता है। एक्चुअली हर साल फेस्टिवल के समय 4 लोग टेंडर डालते हैं, तिरु, फर्नांडिस, एमएलए और मारप्पा। ये तिरु चल्लप्पा का बेस्ट फ्रेंड होता है। टेंडर के नाम पर ये चारों लोग पैसा भी खाते रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं टेंडर्स में थोड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन चल्लप्पा इन चारों लोगों को दोबारा एक ही बात समझा देता है कि टेंडर जिसको भी आए तीनों लोग बांट लेंगे। ये बात मैंने लास्ट ईयर ही फैसला सुना दिया था, अब दोबारा झगड़ा किस बात का। अगर इससे ज्यादा कोई बात करेगा तो मैं कोर्ट से परमिशन लाकर इस फेस्टिवल को ही बंद करवा दूंगा। खैर, घर वापस आकर चल्लप्पा और चक्री डिनर करते रहते हैं। चक्री पूछने लगता है क्या आपके कहने पर वो लोग झगड़ा करना बंद कर देंगे। चल्लप्पा कहने लगता है नहीं बंद करेंगे चक्री, वो लोग दोबारा कोई ना कोई कांड करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, पावर की भी है। अब इसी बातों ही बातों में चल्लप्पा का बेटा सुंदर यहाँ पर आता है। यह सुंदर एक बहुत बड़ा लाइट हाउस ऑफिसर होता है। बहुत ही लेट से अपने घर आता और बहुत ही जल्दी अपनी ड्यूटी पर भी चला जाता। थोड़ी देर के बाद प्रेमवता नाम की एक औरत चल्लप्पा को फोन करती है। चल्लप्पा थोड़ा साइड में जाकर उस औरत से बात करते रहता है। यह होने के बाद चल्लप्पा चक्री के पास आकर कहने लगता है कि मुझे एक छोटा सा काम है, मैं मेरे कॉटेज पर जा रहा हूँ, सुबह तुम भी वहाँ पर आ जाना, बहुत ही शांति होती है। चक्री भी कहने लगता है ठीक है सर, मैं जरूर आ जाऊंगा। इस तरफ जेल में नंदिनी को बार बार वही ख्वाब नजर आते रहता है। रातों में ये ढंग से सो ही नहीं पाती। खैर, सुबह होने के बाद चक्री दामू के पास आकर इसकी बाइक मांगने लगता है। और एक्चुअली इस फेस्टिवल में हर कोई ना कोई गेटअप में होता है और फिलहाल दामू एक राजा का गेटअप पहना होता है।
दामू चक्री से कहने लगता है कि भैया मुझे मंदिर के पास ड्रॉप करके आप बाइक लेकर जाओ। मंदिर के पास आते ही चक्री ये देखता है कि एक औरत वहाँ की देवी माँ का गेटअप पहन के है। दामू से पूछने लगता है, अरे दामू तुमने देवी माँ का गेटअप क्यों नहीं पहना? दामू कहने लगता है, अरे भैया सडनली देवी माँ का गेटअप नहीं पहन सकते। 14 साल तक अलग अलग गेटअप पहनने के बाद तब जाके देवी माँ का गेटअप पहनना होता है। ये साल होने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर देवी माँ का गेटअप जरूर पहनूंगा। उसके बाद चक्री बाइक लेकर चल्लप्पा के कॉटेज पर जाने लगता है जो समंदर के किनारे पर होता है। वो कॉटेज पर आने के बाद बार बार घंटी बजाने लगता है। चल्लप्पा को फोन करता है लेकिन नो यूज, ना दरवाजा ओपन होता है ना चल्लप्पा अपना फोन पिक करता है। चक्री टेंस में आकर एक छोटी सी खिड़की तोड़कर अंदर झांकने लगता है तो शॉकिंगली अंदर चल्लप्पा मरा पड़ा होता है। ये देखकर चक्री के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसको समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करे। चल्लप्पा तो इसकी फादर जैसा है। बाद में बहुत ही कूल होकर मूर्ति नाम के पुलिस वालों को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन देने लगता है। ये सुनने के बाद ये मूर्ति भी शॉक में रह जाता है क्योंकि चल्लप्पा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, एक बहुत बड़ा एडवोकेट है, कौन नहीं जानता उसको। थोड़ी देर के बाद मूर्ति अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर घर की इंस्पेक्शन करने लगता है। बात यह है कि सारे दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। पुलिस वाले भी बहुत ही मुश्किल से दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं और इसी तरह चक्री अपने बारे में भी मूर्ति को बताने लगता है कि मेरा नाम एसआई चक्री है और चल्लप्पा मेरे फादर जैसे है। पहले तो मूर्ति ये सोचने लगता है कि चल्लप्पा ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि ऑफकोर्स अंदर से सारे खिड़की दरवाजे लॉक है। गन शॉट की वजह से इसकी मौत हो चुकी होती है। घर के अंदर आते ही पहली फुर्सत में चक्री कुछ फोटोज वीडियोस क्लिक करने लगता है ताकि सबूत टैंपर ना हो। चक्री मूर्ति से कहने लगता है कि सर ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस तरह से चल्लप्पा के हाथ को दिखाने लगता है तो इसके हाथ पर गन मौजूद नहीं होती। मतलब आत्महत्या करने वाले के पास तो गन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर गन मिसिंग है, जिसका मतलब किसी ने इस हादसे को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद क्राइम स्पॉट पर इसका हायर ऑफिसर आता है और ये भी ये चीज देखकर शॉक में रह जाता है। अब उसी जगह पर चक्री को देखकर इस पर शक करते हुए किसी दूसरे बंदे को फोन करके चक्री के बारे में पूछने लगता है। मतलब कंफर्मेशन लेता है क्या चक्री सस्पेंशन में है या तो फिर लीव में है। पता चलता है कि चक्री फिलहाल लीव पर है। बाद में वो हायर ऑफिसर चक्री और मूर्ति के पास आकर कहने लगता है कि चक्रवर्ती मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है, इस केस को आप ही लीड करिए। मूर्ति कहने लगता है अरे सर ये एरिया तो मेरा है। हायर ऑफिसर कहने लगता है कि मूर्ति आप थोड़ा बाहर वेट करिए। मूर्ति बाहर जाने के बाद हायर ऑफिसर चक्री से कहने लगता है कि चक्री ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसी तरह हाई प्रोफाइल केस भी। मैंने तुम्हारे बारे में ऑलरेडी जान लिया है, तुम्हारे पिछले केस के बारे में भी मैंने स्टडी की है। चक्री भी इसके लिए ओके कह देता है। बाद में वो हायर ऑफिसर मूर्ति के पास जाकर मूर्ति से कहने लगता है कि देखो मूर्ति ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, अगर केस में थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो हमारे हायर ऑफिसर्स और मीडिया वाले हमको धो देंगे। जब हमारे इमेज को बचाने के लिए ऐसे डिसीजंस लेना पड़ता है। चक्री को भी बुलाकर कहने लगता है कि आप दोनों अपने ईगोस को साइड में रखकर एक साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए और इसी तरह ये न्यूज़ बिल्कुल भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। खैर थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक वाले यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करते हैं। इन्हीं फॉरेंसिक वाले बंदों में से चक्री एक बंदे को जानता होता है। दूसरी तरफ वो हायर ऑफिसर गांव के बड़े लोगों को किसी जगह पर बुलाकर यही खबर सुनाने लगता है कि किसी ने एडवोकेट चल्लप्पा को मार दिया। अगर ये बात बाहर आएगी तो फेस्टिवल को रोकना पड़ेगा। यहाँ के कुछ लोग फेस्टिवल को रोकना नहीं चाहते क्योंकि इस फेस्टिवल में इन लोगों के टेंडर पड़े हैं, काफी सारा नुकसान होगा। इस गांव का एक और रूल भी होता है, अगर फेस्टिवल के टाइम कोई बंदा मर गया तो जो लोग कब्रिस्तान पर जाते हैं वो लोग फेस्टिवल पर नहीं आ सकते जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। सो फाइनली ये लोग यही डिसाइड कर लेते हैं कि फेस्टिवल को चलने देते हैं और इसी तरह चल्लप्पा का अंत्यक्रिया का काम समुद्र के पास रखते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सारी पब्लिक में बता देंगे। इस तरफ चल्लप्पा की बीवी मालती और उसका बेटा सुंदर यहाँ पर आते हैं। चक्री मालती को अंदर जाने से रोकने लगता है क्योंकि अंदर फॉरेंसिक वाले हैं, सबूत टैंपर हो सकते हैं। लेकिन बहुत रोकने के बावजूद भी मालती उस घर के अंदर जाकर चल्लप्पा की लाश को देखकर टूट के बिखर जाती है। फटाफट से चक्री और सुंदर मालती को इस घर से बाहर ले जाने लगते हैं और वो भी बहुत ही मुश्किल से। खैर वो दोनों जाने के बाद चक्री इस घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करते रहता है। तभी चक्री को किसी जगह से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। गौर से सुनने पर एक छोटा सा कबोर्ड होता है, उस कबोर्ड के अंदर से वो आवाजें आती रहती है। जब चक्री इस कबोर्ड को ओपन किया जाता है तो इसके अंदर एक लड़की होती है और उसके हाथ में चल्लप्पा की गन होती है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले इस लड़की को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। इस लड़की का नाम होता है मुत्तू। थोड़ी देर के बाद फॉरेंसिक वाला बंदा चक्री से पूछने लगता है कि सर क्राइम स्पॉट पे तो क्रिमिनल पकड़ा गया विथ वेपन के साथ, अब तो ये केस क्लोज हो चुका है ना।
चक्री कहने लगता है, नहीं अमर, क्या तुमने एक बात नोटिस की? उस कबोर्ड का दरवाजा बाहर से लॉक था, जिसका मतलब उस लड़की के साथ साथ उस कॉटेज में कोई और भी था। और एक और सवाल ये है कि सारे खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी वो लड़की अंदर कैसे गई, दूसरा बंदा बाहर कैसे निकल गया। अब तो ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उसके बाद चक्री और मूर्ति इस लड़की मुत्तू के पास आकर काफी सारे सवालात करने लगते हैं, लेकिन मुत्तू अपना मुंह ही नहीं खोलती, चुपचाप बैठी रहती है। वहाँ की एक लेडी कांस्टेबल चक्री से कहने लगती है कि सर, मुझे लगता है कि इस लड़की ने चलप्पा सर को नहीं मारा, दिखने में तो बहुत ही मासूम है। चक्री कहने लगता है कि मेरे लास्ट केस में मैंने यही सीखा, किसी का मासूम चेहरा देखकर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, उस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा भी हो सकता है। और वैसे भी क्रिमिनल कोई भी बन सकता है, हालात उसको मजबूर बना देते हैं। हम पुलिस वाले हैं, हमको हमारा काम करना चाहिए, बाद में डिसाइड होगा कि वो मासूम है या तो फिर गुनहगार। मूर्ति ने ऑलरेडी इस लड़की की फोटो सुंदर और उसकी माँ को दिखाया। उन दोनों ने कहा कि वो दोनों इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस तरफ जेल में नंदिनी की एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है विमला। इसकी बहुत मदद करती रहती है। वहाँ की लेडी कांस्टेबल्स हमेशा विमला का मजाक उड़ाते रहते हैं। विमला अपने बारे में नंदिनी को बताने लगती है, जब मैं 12 साल की हुई थी तब मुझे ये बात पता चली कि मैं ऊपर से लड़का दिखती हूँ लेकिन अंदर से एक लड़की हूँ। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे साड़ी पहनते हुए देख लिया तो मुझे बहुत डांटा, तो मैं घर छोड़कर भाग गई। मेरे ही जैसे लोगों से मुलाकात करके मैंने अपनी एक फैमिली बना ली। वही फैमिली मुझसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। अब इसी बातों ही बातों में वहाँ की दो औरतें एक दूसरे में बहुत जबरदस्त तरीके से झगड़ा करते रहते हैं, एक छोटी सी बात को लेकर। वहाँ के पुलिस वाले भी इन दोनों को रोक नहीं पाते। उसी वक्त यहाँ पर एक औरत आकर इन दोनों को डांटने पर सारा मामला एकदम से शांत हो जाता है। इस औरत का नाम होता है सरोजा। थोड़ी देर के बाद नंदिनी विमला से सरोजा के बारे में पूछने लगती है कि सरोजा दीदी जेल क्यों आई। विमला कहने लगती है कि सरोजा का हस्बैंड एक एक्स एमएलए है और उसी तरह उसकी मौत भी हो गई थी। अपने हस्बैंड के प्लेस में सरोजा इलेक्शंस लड़ने वाली है। अगर सरोजा ऐसा करेगी तो जरूर सरोजा ही जीतेगी। तो दूसरी पार्टी वाले सरोजा के ऊपर दूसरे केस में फंसा दिया और वैसे भी कुछ दिनों के बाद वो रिलीज हो जाएंगी। और उसी तरह सरोजा दीदी एक बिजनेस वुमेन है, जेल में ही अपनी एक ट्रेनिंग सेंटर चलाती है। तो सरोजा से मिलने के लिए ये दोनों दूसरे ब्लॉक पर जाते हैं। अंदर आने के बाद नंदिनी ये देखती है कि यहाँ की सारी औरतें कोई न कोई कामकाज कर रही होती है। मतलब सरोजा इन सारी औरतों को ऐसी ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि अगर ये औरतें जेल से बाहर जाएंगी तो किसी पर भी डिपेंडेंट ना होते हुए ये अपने पैरों पर खड़े हो। इस तरफ पुलिस स्टेशन के पास ईश्वरन और कोथई चक्री को देखकर इसे पहचान कर इसके पास आते हैं। ये दोनों पहले सीरीज में भी थे। चक्री पूछने लगता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये दोनों कहने लगते हैं, अरे सर हमारा क्या है, साल भर में जहाँ जहाँ पर फेस्टिवल चलते हैं हम वहाँ पर चले जाते हैं नाटक करने के लिए, डांस करने के लिए। अब यहाँ पर आ चुके हैं। और वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हो? चक्री कहने लगता है कि एक इम्पोर्टेंट केस पर आया हूँ। ईश्वरन कहने लगता है कि सर एक्चुअली हमारी टीम डांस करने वाले हैं जिसके लिए स्टेज लगाने वाले हैं, इसी की परमिशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तो चक्री इन दोनों को एक लेडी कांस्टेबल के पास भेजता है। पुलिस स्टेशन के अंदर आकर जब ये दोनों कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, सेल में ये दोनों मुत्तू को देखते हैं। ये चीज ऑब्जर्व करके चक्री इन दोनों को सेपरेटली बुलाकर मुत्तू के बारे में पूछने लगता है। ये दोनों कहने लगते हैं कि सर ये मुत्तू किसी डांस ग्रुप में डांस किया करती थी, स्टेज पर इसका नाम होता है मधुबाला। और वैसे भी वो लॉकअप में क्यों है सर, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। चक्री मुत्तू के बारे में और डिटेल्स पूछने लगता है कि उसका गांव कौन सा है, इसकी फैमिली कहाँ पर है। ईश्वरन कहने लगता है कि सर मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता, लेकिन यक्षी नाम की एक लड़की के साथ वो डांस किया करती थी। इस तरह से उस यक्षी का एड्रेस देने पर चक्री और मूर्ति उस एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे प्रोस्टिट्यूट डांस वांस करते रहते हैं। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद चक्री उस यक्षी के पास जाकर मुत्तू की फोटो दिखाते हुए इसके बारे में पूछने लगता है। ये लड़की भी यही कहने लगती है कि सर मैं इस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं जानती, बस मेरे साथ वो डांस करती, खत्म होने के बाद एक ऑफिसर की तरह अच्छे खासे कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती। अचानक से उसने हमारे साथ डांस करना बंद कर दिया। अब कैसी है, किधर है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ये यक्षी चक्री को एक और बात भी बताने लगती है कि कुछ सालों पहले जब मुत्तू और यक्षी स्टेज पर डांस कर रहे थे तो पुलिस वालों ने ऐसे कुछ डांसर्स को गिरफ्तार कर लिया। तभी इन लोगों को ये बात पता चली कि एक नया कानून लागू हुआ है, इसके हिसाब से रिकॉर्डिंग डांस करना इलीगल है। मतलब फेस्टिवल के समय एरोटिक डांस करना इलीगल है। उसके बाद हमने काफी सारे मुश्किलों का सामना किया।
अब कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से हम लोग हमारा शरीर बेचने लगे, लेकिन मुत्तू ऐसी नहीं थी, वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं आई। खैर वहाँ से वापस आते समय मूर्ति के जरिए से चक्री को ये बात पता चलती है कि ऐसे रिकॉर्डिंग डांस को बैन करने में हमारे चल्लप्पा सर का ही हाथ है। उन्होंने ही कोर्ट में अपील की थी, जिसकी वजह से ये लॉ आया। आपके चल्लप्पा सर की वजह से ही उनका रोजगार छीन गया। अगर हम इस एंगल से सोचे तो मुत्तू के पास मोटिव है चल्लप्पा सर को मारने का। चक्री मूर्ति से कहने लगता है कि मान लेते हैं मुत्तू ने ही चल्लप्पा सर को मारा, लेकिन कबोर्ड का दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया, जिसका मतलब मुत्तू के साथ कोई और होगा ही है ना। खैर ये लॉ आने के बाद और किसको इफेक्ट पड़ा? मूर्ति कहने लगता है तिरु को, वही चल्लप्पा सर के फ्रेंड को। तिरु सर ही ऐसे ही डांसेस ऑर्गेनाइज किया करते थे। चक्री कहने लगता है कि अगर हम तिरु से पूछताछ करें तो। मूर्ति कहने लगता है अरे रे ऐसा नहीं करना चक्री, गांव में बहुत बड़े आदमी है, वो बहुत ही पक्का प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा उनके पास, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन चक्री मालती अम्मा के पास आकर ये दोनों चल्लप्पा को याद करके बहुत इमोशनल होने लगते हैं। और इसी तरह चल्लप्पा ने चक्री के बचपन में एक शेल दिया था, वो शेल मालती अम्मा को देने लगता है। चल्लप्पा की याद में ही इस शेल को एक लॉकेट बनाकर अपने हाथ में या तो फिर अपने गले में पहन के रखा होता है ये चक्री। मालती कहने लगती है कि चक्री मेरे पास उनकी यादें बहुत है, ये शेल तुम्हारे पास ही रखो और उसी तरह तुम इस केस को फटाफट से सॉल्व करो, मुझे जानना है कि उनको किसने मारा। उसी वक्त दामू घर के पास आकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। जब चक्री इसके बारे में पूछने लगता है तो मालती चक्री से कहने लगती है कि मैंने ही दामू को इनकी मौत की खबर सुनाई, ये हमारा फैमिली मेंबर ही है ना, इसीलिए। बाद में चक्री से कहने लगती है कि चक्री तुम उस मूर्ति पर भरोसा मत करो, तुम प्रेमवदा को जानते हो ना, उस समय किसानों की जमीन को हड़प कर वहाँ पर स्कूल बनवाया और उस वक्त प्रियमदा की मदद की इस मूर्ति ने। जब ये बात चल्लप्पा को पता चली तो चल्लप्पा मूर्ति के ऊपर एक केस डाल दिया ताकि मूर्ति के जरिए से प्रियमदा को सजा मिल पाए। उसके बाद चक्री सुंदर के पास जाकर चल्लप्पा और तिरु के बीच जो कनेक्शन है उसके बारे में पूछने लगता है। सुंदर कहने लगता है कि एक्चुअली तिरु मेरे दूर के मामा ही है और इसी तरह पापा और तिरु मामा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी है, लेकिन बचपन से ही पापा बहुत ही आगे थे। दूसरे लोग तिरु मामा को मेरे पापा का एग्जाम्पल्स देते रहते थे। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 साल पहले। एक दिन तिरु चल्लप्पा के पास आकर इसको बहुत डांटने लगता है कि तुमने क्यों उस रिकॉर्डिंग डांस को बंद करवा दिया। देखो चल्लप्पा ये तुमने अच्छा नहीं किया, हर एक मामले में अपनी उंगली घुसाना बंद करो। चल्लप्पा कहने लगता है देखो तिरु, फेस्टिवल के टाइम काफी सारे फैमिली वाले वहाँ पर आते हैं, तो फेस्टिवल के समय ऐसे एरोटिक डांस करवाना क्या अच्छी बात है। प्रेजेंट डे पर सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर चल्लप्पा के ही न्यूज चलने लगती है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पता होती है, वो सारी चीजें टीवी में टेलीकास्ट होती रहती है। ये खबर डीआईजी भी देखकर शॉक में रह जाता है। वो डीआईजी मूर्ति को फोन करके बहुत डांटने लगता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि चल्लप्पा के केस को सीक्रेट से ही रखो, तो बाहर ये बात कैसे लीक हुई। एक्चुअली अंदर की बात यह है कि मूर्ति के पुलिस स्टेशन का एक बंदा ही इस चल्लप्पा के केस को लीक किया। थोड़ी देर के बाद तिरु इस पुलिस स्टेशन पर आता है मारप्पा के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। मारप्पा और कोई नहीं, वो एक टीवी न्यूज चैनल वाला बंदा होता है जिसके टीवी पर ये चल्लप्पा की न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर चक्री इस तिरु से हल्के से इंट्रोगेशन करने लगता है। क्या मैंने सुना है कि आपके और चल्लप्पा के बीच कुछ जमती नहीं थी, हमेशा झगड़े होते थे। यह सुनने के बाद पहले तो तिरु चक्री पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सवालात कर रहे हो, बिना सब कुछ जाने मुझ पर उंगली मत उठाओ। इस तरह से तिरु अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बताने लगता है। बात यह है कि ये दोनों हमेशा कोई न कोई बात को लेकर झगड़ा करते ही रहते हैं। बाद में ये दोनों उस झगड़े को भूलकर अपना भाईचारा निभाते रहते हैं। रात होने के बाद दारू पीते हुए अच्छे से एंजॉय करते हुए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें शेयरिंग करते रहते हैं। अब तिरु की बातें सुनने के बाद चक्री को तो एक बात क्लैरिटी आती है कि चल्लप्पा के मर्डर केस में तिरु का हाथ नहीं है। खैर थोड़ी देर के बाद अलग अलग पुलिस स्टेशन के पास अलग अलग लड़कियां आकर सरेंडर होने लगती है। ऑलमोस्ट 8 लड़कियां होती है शायद। तो सारी लड़कियां आकर यही कहने लगती है कि मैंने ही चल्लप्पा सर को मारा। अब ये खबर सुनने के बाद वो डीआईजी चक्री के पास आकर कहने लगता है कि देखो चक्री, अब ये केस और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, सारी की सारी लड़कियां यंग है, थोड़ा केयरफुली डील करो। बाद में चक्री के पुलिस स्टेशन पर जो लड़की आई होती है उसका स्टेटमेंट लेने लगता है। वो लड़की चक्री से कहने लगती है कि कल रात चल्लप्पा सर मुझे अपने कॉटेज पर बुलाए, चोरी चुपके मुझे अपने घर के अंदर बुलाया, मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा, लेकिन मैं बैठी नहीं, घबराती रही। उसी टेबल के पास चल्लप्पा की गन थी, वो गन लेकर मैंने उनको शूट कर दिया।
चक्री पूछने लगता है कि चल्लप्पा को तुमने क्यों मारा, लेकिन ये लड़की इसका जवाब नहीं देती। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है, जो 8 लड़कियां हैं ना, वो सारी लड़कियां भी इसी तरह का स्टेटमेंट देती है। कामा पुलिस स्टाफ को भी नहीं छोड़ती। उसके बाद चक्री उन सारी लड़कियों के फोटोज मुत्तू को दिखाने पर मुत्तू इन फोटोज को देखकर कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप होती है। चक्री और मूर्ति के इन्वेस्टिगेशन में एक और बात भी पता चलती है कि इन 8 लड़कियों के बीच कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मतलब अपनी जिंदगी में इन लोगों ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की। और उसी तरह इन लड़कियों की कोई फैमिली नहीं है, सारी की सारी लड़कियां सिंगल है और उसी तरह वेल सेटल है। मतलब एक लड़की लॉयर होती है, एक लड़की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होती है। इस तरह से इस तरफ जेल में एक औरत अपनी बच्ची को लेकर सरोजा के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि दीदी मैं अपनी बच्ची को यहीं पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्ची इसी जेल में पैदा हुई। सरोजा उस औरत को समझाने लगती है, अरे ऐसा नहीं होगा, 6 साल आने के बाद बच्ची को बाहर भेज देना चाहिए, रिश्तेदारों के पास या तो फिर किसी होम में। तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर जाने के बाद तुम्हारी बेटी को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। इस तरह से वहाँ की औरतों को बहुत ही अच्छे से मदद करती रहती है। अब सरोजा की हेल्पिंग नेचर देखकर विमला नंदिनी से यही कहने लगती है कि तुम भी सरोजा दीदी से मदद मांग सकती हो। लेकिन नंदिनी के दिमाग में यही चलते रहता है कि ये बाहर जाकर अब क्या करेगी, जेल के बाहर इसका कोई अपना नहीं है। उसी वक्त वहाँ की वार्डन नंदिनी को अपने पास बुलाकर ये शॉकिंग न्यूज बताने लगती है कि तुम्हारे केस जो लड़ रहे थे ना चल्लप्पा सर, उनकी डेथ हो चुकी है। यह सुनने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में जज साहब नंदिनी को वीडियो कॉल में बात करते हुए कहने लगते हैं कि तुमको न्यूज तो पता चल चुकी होगी नंदिनी, अब तुम एक और लॉयर को हायर कर लो। अगर ऐसा करोगी तो प्रोसीडिंग्स स्टार्टिंग से करना होगा। अब तक जहाँ तक केस चला इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन दिस इज द लॉ। दूसरी तरफ चक्री मूर्ति से कहने लगता है कि सर हो सकता है कि उन सारी लड़कियों ने चल्लप्पा को मारा होगा। चल्लप्पा को मारने के बाद मुत्तू वहाँ पर फंस गई होगी। जब ये बात टीवी चैनल्स के जरिए से बाहर आई तो मुत्तू को बचाने के लिए ये सारी लड़कियाँ हमारे पास आकर सरेंडर हो गई ताकि इस केस को डाइवर्ट करे। मूर्ति कहने लगता है ठीक है सर, ऐसा ही समझते हैं, लेकिन इन सारी लड़कियों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना कॉल रिकॉर्ड्स, ना फैमिली, नथिंग। चक्री कहने लगता है हाँ सर, हम लोग इसी के बारे में फाइंड आउट करना होगा। थोड़ा अंदर घुसकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन लोगों के बीच क्या कनेक्शन है। उसी वक्त लेडी कांस्टेबल मूर्ति को फोन करके ये कहने लगती है कि सर आपको तो पता है ना कि 6 बजे के बाद किसी भी लड़की को लॉकअप में नहीं रखना चाहिए, बताइए सर क्या करें इनका। यह सुनने के बाद चक्री को एक जबरदस्त आइडिया आता है। इन सारी लड़कियों को जुडिशरी कस्टडी पर भेज देता है, मतलब उस जेल पर भेज देता है जिस जेल में नंदिनी रहती है। जेल पर आने के बाद चक्री फटाफट से नंदिनी से मिलने के लिए आता है। अब पहले ही फुर्सत में नंदिनी चल्लप्पा के बारे में पूछने लगती है कि चल्लप्पा सर को किसने मारा और क्यों। चक्री उन्हीं लड़कियों के बारे में बात करने लगता है कि चल्लप्पा के केस में ही ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई है और तुम नंदिनी इन सारी लड़कियों से दोस्ती करके इनके मुंह से सच उगलवाओ। पुलिस स्टेशन में तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद नंदिनी इन सारी लड़कियों से दोस्ती करने के लिए इनकी हल्के से मदद करती रहती है। एक और बात भी नोटिस करती है कि ये सारी लड़कियां एक दूसरे में बात ही नहीं करती। इस तरफ चल्लप्पा का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका होता है। कल सुबह डेड बॉडी उनकी फैमिली को सौंप देंगे और रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे। यही बात चक्री सुंदर को फोन करके बताने लगता है। इस तरफ जेल में 2 लड़कियां नंदिनी के सेल पर आती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की को एक जबरदस्त तरीके से फिट्स आने लगता है। नंदिनी फटाफट से इस लड़की की मदद करने लगती है। वहाँ के पुलिस वाले इस लड़की को फटाफट से हॉस्पिटल पर ले जाते हैं। सुबह होने के बाद चक्री उस फेस्टिवल पर आकर दामू को ढूंढते रहता है और फिलहाल दामू राजा का भेष निकालकर चल्लप्पा का ही भेष पहन के रखा होता है और जिसने गेटअप पहना वो अंतक्रिया के काम में शामिल नहीं हो सकता। चक्री दामू से सुंदर के बारे में पूछने लगता है कि सुंदर कहाँ पर है और ना ही उसका फोन लग रहा है। थोड़ी देर के बाद सर की डेड बॉडी आने वाली है। दामू कहने लगता है कि मुझे पता है सुंदर भैया कहाँ पर रहते हैं। इस तरह से दामू चक्री को वहाँ पर ले जाने लगता है। अब फेस्टिवल होने की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। इसी रास्ते के दरमियान में ड्राइवर चक्री से कहने लगता है कि सर वो जो बंदा आप देख रहे हो ना, जिसने देवी माँ का गेटअप पहना है, वो बहुत बड़ा करोड़पति है। चेन्नई में 2 फैक्ट्रीज है उसके। दामू कहने लगता है कि कोने कोने से यहाँ पर आकर काफी सारे लोग अलग अलग गेटअप पहनते हैं। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद यहाँ के सारे लोग, मतलब जिन जिन लोगों ने गेटअप पहना है, वो सारे लोग समंदर में जाकर अपना गेटअप धो देते हैं। वो सिर्फ अपना गेटअप ही नहीं धोते, बल्कि अपने अंदर जो बुराई होती है उन सारी चीजों को वो धो देते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद ये लोग सुंदर के पास जाते हैं
बेचारा सुंदर बहुत ही टूट के बिखर चुका होता है, होश में ही नहीं होता। तभी सुंदर की बातों से चक्री को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सुंदर काफी सालों से अपने फादर से बात नहीं कर रहा और ये सोचकर दुखी हो रहा है कि आगे जाकर ये अपने फादर से बात ही नहीं कर सकता। अब यहाँ के कल्चर के हिसाब से चिल्लप्पा का अंत्यक्रिया का काम समुद्र के किनारे रख लेते हैं। इस तरफ जेल में जब उन 8 लड़कियों में से एक लड़की स्नान कर रही होती है तो वहाँ की एक औरत आकर उस लड़की पर अत्याचार करने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर तभी नंदिनी वहाँ पर आकर उस औरत को उस लड़की से साइड से हटाकर बहुत डांटने लगती है। यह होने के बाद में वो लड़की नंदिनी से कहने लगती है, अरे छोड़ो दीदी इन सारे लोगों को, मैंने अपने हॉस्टल में ऐसे लोगों को बहुत देखा। इस तरफ चक्री उन लड़कियों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने पर भी कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसी दरमियान में जब उन लड़कियों का फोन लोकेशन पता करने पर यह बात पता चलती है कि जिस दिन चिल्लप्पा की हत्या हुई थी उस दिन वो फोन उनके गाँव पर ही थे। मतलब जो लड़कियाँ जिस गाँव पर रहते थे उनका फोन वहीं पर था। चक्री मूर्ति से कहने लगता है कि ये लड़कियां बहुत ही स्मार्टली प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल मुत्तू को ही देख लीजिए, मुत्तू क्राइम स्पॉट पर मौजूद थी लेकिन उसका फोन उसके घर पर ही था। इसी बातों में चिल्लप्पा के जूनियर लॉयर्स यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली चक्री ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया होता है चिल्लप्पा के हाई प्रोफाइल केसेस को जानने के लिए। इन लोगों से चक्री को ये बात पता चलती है कि चिल्लप्पा 10 साल से एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस केस के बारे में अपने जूनियर्स को भी नहीं बताई और उस केस के सारे डिटेल्स चिल्लप्पा ने अपने लैपटॉप में स्टोर करके रखा। शॉकिंग बात यह है कि क्राइम स्पॉट पर चिल्लप्पा का लैपटॉप नहीं पाया गया। और उसी तरह चक्री को प्रियंवदा के केस के बारे में भी बताने लगते हैं। ये सुनने के बाद मूर्ति चक्री के पास आकर कहने लगता है कि मुझे पता है कि मालती मैडम ने तुमको मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर बोला होगा। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे और चिल्लप्पा के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। इस तरह से उस केस के बारे में चक्री को बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 साल पहले। एक्चुअली प्रियंवदा ने मूर्ति की मदद से कुछ किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़प कर वहाँ पर स्कूल बनवाई। ये बात चिल्लप्पा जानने के बाद मूर्ति के ऊपर करप्शन का केस ठोका। मूर्ति चिल्लप्पा के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता। एक दिन प्रियंवदा मैडम ने मुझे बुलाकर ये कहा कि मैं यहाँ पर एक स्कूल बनवाना चाहती हूँ और इसी स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़कर IAS बनेगा। बस यहाँ की जमीन तुम्हारे नाम कर लो। प्लीज सर आपका झगड़ा तो प्रियंवदा के साथ है, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो। चिल्लप्पा कहने लगता है कि मूर्ति मुझे ये सारी चीजें पता है, अगर पहले मैं तुमको पकड़ूंगा तो बड़ी मछली खुद ब खुद फंस जाएगी। इस तरह से चिल्लप्पा ये केस विथड्रॉ नहीं करता और इसी केस की वजह से मूर्ति सस्पेंड हो गया था कुछ दिनों के लिए। प्रेजेंट डे पर चक्री और मूर्ति प्रियंवदा से मिलने के लिए जाते हैं। चक्री उन 8 लड़कियों की फोटो प्रियंवदा को दिखाते हुए पूछने लगता है कि आप इन लड़कियों में से किसी एक लड़की को जानते हो। प्रियंवदा कहने लगती है आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, ऐसे क्रिमिनल्स हमारे स्कूल में पढ़ेंगे। चक्री कहने लगता है कि अरे मैडम आपके पास तो अच्छा खासा मोटिव है, आपके और चिल्लप्पा सर के बीच कुछ जमती नहीं थी, शायद इसी वजह से इन लड़कियों को आपने उकसाया होगा और वैसे भी चिल्लप्पा सर को लास्ट कॉल आपने ही किया। प्रियंवदा कहने लगती है इससे कोई साबित नहीं होता, मैंने खुद चिल्लप्पा के ऊपर केस फाइल किया, उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने उस रात उनको फोन किया। इस तरफ जेल में वो फिट्स वाली लड़की ठीक ठाक होने पर नंदिनी उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। ये लड़की नंदिनी से कहने लगती है अरे दीदी ऐसे फिट्स मुझे आते ही रहते हैं जब मैं टेंस होती हूँ या तो फिर डर की वजह से। कल रात उस कमरे में की लाइट फ्लिकरिंग हो रही थी, उसकी वजह से ही मुझे फिट्स आए। नंदिनी कहने लगती है ठीक है मैं उस कमरे की लाइट चेंज करवा दूंगी। इस तरह से नंदिनी सरोजा के पास जाकर इसी के बारे में बात करने लगती है। उसके बाद नंदिनी हर एक लड़की के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एक भी लड़की नंदिनी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं होती। दूसरी तरफ चक्री, सुंदर और उसकी माँ दरिया के पास जाते हैं चिल्लप्पा के आशीष को दरिया में बहाने के लिए। अब यहाँ पर दामू मौजूद नहीं होता। सुंदर बहुत फील होने लगता है। यह सुनने के बाद चक्री अपने वॉकी टॉकी के जरिए से कुछ पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अगर दामू कहीं पर भी नजर आए तो फटाफट से मुझे इन्फॉर्म कर दो। सो थोड़ी देर के बाद दामू का पता लग जाता है, वो किसी दूसरे बीच पर होता है और शॉकिंगली इसने जो गेटअप पहना होता है ना चिल्लप्पा का गेटअप, वो दरिया में जाकर साफ करते रहता है। चक्री दामू से पूछने लगता है अरे दामू तुमने अभी से ये गेटअप क्यों उतार दिया। दामू कहने लगता है अरे कुछ नहीं भैया, मुझे राजा का गेटअप पहना है इसीलिए। चक्री कहने लगता है कि दामू तुम झूठ मत बोलो, अभी अभी मैंने देखा कि तुमने अपने हाथ की ताबीज निकाल दी, जिसका मतलब तुम अगले साल ही ये गेटअप पहनोगे। और मुझे ये बताओ जिस दिन चिल्लप्पा सर मरे थे उस दिन तुम कहाँ पर थे। ये सवाल सुनते ही दामू वहाँ से भागने लगता है। चक्री इसको पकड़ नहीं पाता। उसी वक्त नंदिनी चक्री को फोन करके एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बोलने लगती है
कि मुझे उन लड़कियों से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन एक बात ज़रूर पता चली कि वो सारी लड़कियां हॉस्टल में पली बड़ी। बाद में उन हॉस्टल्स के बारे में पता करने पर चक्री को ये बात पता चलती है कि ये सारी लड़कियां डिफरेंट ऑर्फनेज में सितंबर के महीने के दिन ही ज्वाइन हुए और उसी तरह स्कूल में ज्वाइन होते वक्त इनके कोई सर्टिफिकेट्स ही नहीं थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का प्रूफ, नथिंग। तभी मूर्ति चक्री के पास एक शॉकिंग न्यूज़ लाता है, वो ये कि इन सारी लड़कियों को एक ही ट्रस्ट ने ऑर्फनेज और स्कूल में एडमिशन दिलवाया और ये ट्रस्ट और किसी का नहीं प्रियमवदा का ही होता है। चक्री सारे सबूतों को इकट्ठा करके प्रियमवदा के पास जाकर कहने लगता है कि आपने कहा था कि आप उन 8 लड़कियों को नहीं जानते, लेकिन उन 8 लड़कियों की स्कूल फी, कॉलेज फी सब कुछ आपके ट्रस्ट के जरिए से ही गया। प्रियमवदा चक्री को एक सच्चाई बताने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 10 साल पहले। एक्चुअली 10 साल पहले प्रियमवदा के स्कूल में एक बच्चा मर गया हॉस्टल का खाना खाकर। यही बात चल्लप्पा जानकर प्रियमवदा के पास आकर ब्लैकमेल करने लगता है, अगर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए तो तुमको मेरा एक काम करना होगा। इस तरह से चल्लप्पा प्रियमवदा को अपने बयान में कुछ छोटे बच्चे लड़कियों को दिखाने लगता है। चल्लप्पा कहने लगता है कि ये लड़कियां कौन है, तुम्हें इससे कोई संबंध नहीं, इन सारी लड़कियों को अलग अलग जगहों पर भेज दो और उसी तरह ऐसी जगह पर भेजो जहां पर मैं आसानी से जा सकूं। पहले तो प्रियमवदा मना करने लगती है कि तुम तो इतने घिनौने इंसान निकले, छी, लेकिन बाद में अपने स्कूल की रेपुटेशन के लिए ये मान जाती है। अब यह सच्चाई सुनने के बाद प्रेजेंट डे पर चक्री के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि चक्री चल्लप्पा को भगवान मान रहा होता है, लेकिन चल्लप्पा तो एक घिनौना इंसान निकला, छोटे बच्चियों के साथ ही, छी। प्रियमवदा कहने लगती है कि अब चल्लप्पा मर चुका है, अब मैं किससे डरूं, इसलिए ये सच मैं तुमको बताया। इस तरफ जेल में नंदिनी ये देखती है कि वो 8 लड़कियां अपने सेल से बाहर निकलकर कहीं पर जा रही है। नंदिनी इन लड़कियों को फॉलो करने पर ये देखती है कि सारी लड़कियां उस जेल के एक पुराने घर के अंदर जा रही है। मतलब इस जेल के अंदर एक बहुत ही पुराना मकान होता है, यहाँ पर आती है और शॉकिंगली ये सारी लड़कियां एक जगह पर गोल बैठकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। इस तरह से यहाँ पर 4 एपिसोड्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 एपिसोड्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।